हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत की प्रमुख नदियों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारतीय मैप में ऊपर की ओर से, उत्तर की ओर से देखेंगे, सबसे पहले आती है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्वाबाब ग्लेशियर है, जिसे शनकाबाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सानो ख्वाबाब ग्लेशियर से पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में प्रवेश करती है और भारत से भी पश्चिम की ओर बहती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान से इसका जो बहने का रुख है वो दक्षिण की ओर हो जाता है और ये नीचे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए नीचे की ओर आकर अरब सागर में ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता है, जो कि सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों की घाटियों में ही विकसित हुई। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ सिंधु की जो अन्य सहायक नदियों उनके बारे में पता करते हैं। देखिए, पहली है झेलम नदी, जिसका जो पुराना नाम है वो वितिस्ता नाम है। वितिस्ता नदी के नाम से जानी जाती थी और इसका जो उद्गम स्थल है वो लेह में वेरीनाग झील या झरना कहते हैं, वहाँ स्थित है और ये पीरपंजाल श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, अगली जो नदी है उसका नाम है चिनाब। चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चंद्र और भागा दो नदियों के संगम, जो कि चंद्र और भागा नदी की जो धाराएं हैं उनके संगम के बाद जो नई धारा बनती है उसको चिनाब के नाम से जाना जाता है। और ये इसका जो प्रमुख उद्गम है वो बारलाचा दर्रा है। ठीक है, अगला देखिए, अगली है रावी नदी। रावी नदी का नाम, पुराना नाम परुष्णी या इरावती के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, तो और इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो धौलाधार श्रेणी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ठीक, अगली जो है वो है व्यास नदी। व्यास नदी का नाम विपाशा है, जो पुराना प्राचीन नाम है वो विपाशा है इसका। और व्यास नदी की उत्पत्ति व्यास कुंड से हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पड़ता है और ये पीरपंजाल श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, जो व्यास कुंड है वो पीरपंजाल श्रेणी का हिस्सा है। और इसकी सिंधु की सहायक नदियों में सबसे अंतिम आती है सतलुज, जिसका पुराना नाम शतुर्दी है और इसकी उत्पत्ति भी मानसरोवर झील के पास में एक राक्षस ताल है। ठीक है, उस राक्षस ताल से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो ये सिंधु नदी और सिंधु के साथ 5 जो उसकी सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये उसकी सहायक नदियां कही जाती हैं। और देखिए, इन 5 नदियों के द्वारा सिंचित प्रदेश को पंजाब कहते हैं। जैसे हम लोगों के प्रदेश का नाम पंजाब है, वो इसी कारण है कि इन्हीं 5 नदियों के द्वारा सिंचित वो प्रदेश है। ठीक है, इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ा। ठीक है, कौन कौन सी नदियां? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक, और ये नदियां ही क्रमशः आगे जाकर पाकिस्तान में सिंधु नदी में समाहित हो जाती, मिल जाती हैं और फिर सिंधु नदी की प्रमुख धारा ही आगे की ओर, दक्षिण की ओर बढ़ती है। इसलिए पाकिस्तान की जो सिंधु नदी है ये सबसे लंबी नदी है और इसी कारण पाकिस्तान में इस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे जो प्रमुख नदी उत्तर भारत की है वो यमुना, जो कि यमुनोत्री उत्तराखंड से निकली हुई है और इस नदी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। चंबल, सेगर, केन, बेतवा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और ये जो यमुना नदी है ये आगे चलकर प्रयागराज में गंगा नदी में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, और यमुना नदी जो है इसका धार्मिक महत्व इसलिए भी बढ़ाया था कि हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनेकों लीलाएं यमुना के किनारे और यमुना की नदी में की गई थी, इसलिए यमुना नदी का महत्व बहुत अधिक है। और व्रज की संस्कृति को विकसित करने में, आगे बढ़ाने में इस नदी का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, अगली नदी जो है, अगली है गंगा, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है और ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। देखिए फ्रेंड्स, वास्तव में अगर आप बहुत ही बारीक पढ़ें तो जो गोमुख हिमनद से गंगोत्री से जो धारा निकलती है उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक दूसरी धारा निकलती है जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, इसका नाम है अलकनंदा। ये भागीरथी धारा और अलकनंदा धारा देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं।
ठीक है। इसके बाद जो मुख्य धारा बनती है उसका नाम पड़ता है गंगा, ठीक है, उसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही पवित्र है। ये नदी आगे बढ़ते हुए, जैसे हमने आपको बताया कि यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है, जहां संगम होता है। उसके बाद में ये नदी आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो जब ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है। ये याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया परीक्षाओं में, ठीक। अगली नदी में आते हैं। देखिए अगली नदी है मानसरोवर के पास से जो आपकी शांगपो निकली हुई है नदी, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भारत में जानी जाती है। ये चेमायुंग दुंग हिमवाह है तिब्बत में, जहां से ये निकलती है, और तिब्बत में ये शांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश और असम से होती हुई ये आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। तो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है। तो गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो गया और ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना हो गया। और जब ये दोनों नदियां दक्षिण की ओर बढ़ती हैं तो इनका संगम हो जाता है। संगम के बाद जो प्रमुख धारा बनती है उसका नाम होता है मेघना, ठीक। तो ये तीन नाम जरूर याद रखिएगा, परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। गंगा का नाम हो जाता है बांग्लादेश में पद्मा, ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में होता है जमुना, और जिनकी जो मुख्य धारा बनती है वो आती है मेघना, ठीक। इसके बाद ये दोनों नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। डेल्टा के बारे में तो आपको पता होगा, डेल्टा एक त्रिभुजाकार रचना जो नदी अपनी अंतिम अवस्था में समुद्र से मिलने से पहले बनाती है, ठीक है। त्रिभुजाकार क्षेत्र ये बहुत ही उपजाऊ होता है। और एक मैं चीज बता दूं, देखिए गंगा और यमुना के बीच में जो डिफरेंस है, इसको दो नदियों के बीच की जगह को दोआब बोलते हैं। तो ये गंगा और यमुना का दोआब बोला जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक। अगली नदी की ओर चलते हैं। देखिए ये अरावली पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं राजस्थान में। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला होने के साथ साथ विश्व की भी सबसे प्राचीन श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यहाँ से लूनी नदी निकलती है। अमरस ये अरावली पर्वत श्रृंखला में अजमेर के पास में नाग पर्वत है, इस नाग पर्वत से लूनी नदी निकलती है, जो एक मौसमी नदी है, और ये दक्षिण की ओर बहती आती है और कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो पहले तो ये मौसमी नदी है, बरसात के समय बहती है, तो पहले तो 70% भाग इसका पानी मीठा रहता है, लेकिन कच्छ के रण में प्रवेश करते ही इसका पानी खारा हो जाता है, ठीक। ये लूनी नदी। इसके बाद हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखिए अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसे सोन नदी कहते हैं, ठीक है। अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसे सोन नदी कहते हैं, और इसका एक नाम सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी गंगा नदी में की दक्षिण उपनदियों में भी मानी जाती है, ठीक है। यानी गंगा नदी में मिलने वाली दक्षिण उपनदियों में यमुना के बाद सोन का नाम आता है, ठीक, क्लियर। जो अगली नदी है वह है नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, और ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से ये नदी भी निकलती है, मैकाल पर्वत से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए, और ये गुजरात के खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है, ठीक। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अधिकतर उपयोगी जो पानी है वो उसको यही नदी प्रदान करती है, नर्मदा नदी, ठीक है। अगली नदी देखिए, अगली नदी है ताप्ती नदी, जो कि मुल्ताई सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी मुल्ताई से ये निकलती है, और ये भी पश्चिम की ओर बहती हुई और खंभात की खाड़ी गुजरात में अरब सागर में समाहित हो जाती है। देखिए ये दो, नर्मदा और ताप्ती, ये दो ऐसी नदियां हैं भारत की जो पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हैं, याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। ये मात्र दो ऐसी नदियां हैं। और दूसरी चीज देखिए, आप देख रहे होंगे नर्मदा और ताप्ती के बीच में, नर्मदा और ताप्ती के बीच में आपका सतपुड़ा की पहाड़ियां आती हैं, यानी आप ये कह सकते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा की पहाड़ी के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। और दूसरी चीज बता दें, ये दो नदियां नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां का जो अंतिम अवस्था में जो मुख बनता है वो ज्वार नद मुख बनता है, ठीक है। ज्वार नद मुख बनाती हैं ये।
ज्वारनदमुख का मतलब ये है कि ये पैरेलल जाके समुद्र से मिल जाती हैं, और जब कभी ज्वार आता है, समुद्र में ज्वार आता है, तो नदियों, समुद्र का पानी नदियों के पानी में चढ़ जाता है। ठीक है, नदियों का मुख जो है वो ज्वार से बंद हो जाता है, ज्वार नद मुख। ठीक, क्लियर। अगली नदी देखते हैं। देखिए अगली नदी है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जलपूर्ति करने वाली अकेली नदी है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास में सिहावा पर्वत है, वहां से ये निकलती है, और महानदी को महानंदा और नीलोत्पला नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक, क्लियर। अगली नदी देखते हैं। देखिए आगे देखिए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को आपका दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, दक्षिण गंगा कई बार पूछा गया है, तो ये गोदावरी को कहा जाता है। और गोदावरी नदी भारत के पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पर्वत से निकलती है। त्र्यंबक पर्वत से निकलने के बाद गोदावरी नदी आपका महाराष्ट्र, आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो समुद्र तटीय शहर है राजमुंदरी, उसके पास ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, समाहित हो जाती है। इसके बाद में अगली देखिए, अगली है कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है ये पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास से निकलती है, और कृष्णा नदी महाराष्ट्र, आपका कर्नाटक, आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होती हुई ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, और कृष्णा नदी अंतिम अवस्था में डेल्टा के एक बड़े डेल्टा की रचना करती है। ठीक, त्रिभुजाकार। ठीक, आगे देखिए सबसे लास्ट में आती है कावेरी नदी, जो कि बहुत ही पवित्र मानी, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिण गंगा कहते हैं, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी दक्षिण घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, और ये कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी भागों को सिंचित करती है। ये एक सदानीरा नदी है। ठीक है, और ये नदी भी अंतिम अवस्था में एक डेल्टा का निर्माण करती है, कावेरी नदी। ठीक, तो अब इसको कावेरी नदी को के प्रश्न आया है कई बार कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी नदी को कहते हैं। अगर आपसे पूछा है दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये भारत की नदियां समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।